क्लियर है यहाँ तक? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ड्यू टू बार मैग्नेट डू नॉट इंटरसेक्ट बिकॉज अ पॉइंट ऑलवेज हैज अ सिंगल नेट मैग्नेटिक फील्ड्स। लाइन्स हैव द सिमिलर चार्ज एंड रिपेल टू ईच अदर। देखो चार्ज से अपन को कोई लेना देना नहीं है मैग्नेट में। बोलता है कि लाइन्स ऑलवेज, यहाँ ध्यान दो, ऑलवेज डाइवर्स फ्रॉम द सिंगल फोर्स। नहीं भाई, देखो मैग्नेटिक फोर्स से भी डाइवर्स हो सकता है, इलेक्ट्रिक फोर्स से भी डाइवर्स हो सकता है। तो लाइंस तो दोनों से डाइवर्स होगा, तो सी भी नहीं है। उसके बाद है कि द लाइंस नीड मैग्नेटिक लेंसेज टू बी मेड इंटरसेक्ट। क्या मैग्नेटिक लेंस लगाओगे तो वो इंटरसेक्ट कर नीड होगा कि वो इंटरसेक्ट करेगा, तब इसलिए नहीं करता है। सोचो कि आप मैग्नेटिक लेंस लगा दोगे तो इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी कि पॉइंट ए ऑलवेज हैज़ अ सिंगल नेट मैग्नेटिक फील्ड। कोई भी पॉइंट अगर है, ये क्या हो गया, अगर कोई भी पॉइंट अगर है, यानी ये देखो अगर कोई भी पॉइंट है तो इसमें एक ही फील्ड निकल के आएगी, एक ही नेट मैग्नेटिक फील्ड निकल के आएगा, इसलिए वो इंटरसेक्ट नहीं करेगा। और सोचो कि अगर आपने इंटरसेक्ट करा दिया, ऐसे करा दिया, तो इसके इधर भी एक पॉइंट हो जाएंगे और इसका भी एक मैग्नेटिक फील्ड इधर बनेगा, तो आप इन दोनों को मिला के किधर बोलोगे कि जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड। तो इसीलिए याद रखना कि कोई सा भी इंटरसेक्ट अगर कर रहा है, देखो अगर एक इंटरसेक्ट ऐसे किया तो और एक इंटरसेक्ट ऐसे किया, तो एक का डायरेक्शन मान लो ऐसे, एक का डायरेक्शन ऐसे, तो इसका मतलब तो ये डायरेक्शन हो गया, तो टेंजेंशियल पॉइंट थोड़ी बता रहा है ये। क्लियर है बात है? अभी तुमने पढ़ा ना कि मैग्नेटिक फील्ड्स लाइंस का जो टेंजेंट होता है वो नेट मैग्नेटिक फील्ड्स का डायरेक्शन देता है। क्लियर है? देखो अब नेक्स्ट जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बोलता है द बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनॉइड। इसको मैंने कुछ लाइंस लिख लिया क्योंकि रिपीट टेलीकास्ट थे पिछले चैप्टर का। सोलेनॉइड का मतलब तुम जानते हो कि एक रॉड में अगर तुमने नंबर ऑफ टर्न्स को रोटेट करा दिया, वो वायर को रोटेट करा दिया, तो वो सोलेनॉइड बनेगा। तो अगर सोचो कि एक सोलेनॉइड बार मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगे तो कैसा प्रॉपर्टीज देगा, मतलब कैसा मैग्नेटिक फील्ड देगा। तो उसके लिए मैंने एक सेटअप तैयार किया। एक बार मैग्नेट लिया, बार मैग्नेट में कॉइल को क्या किया, रोटेट करा दिया, मतलब टर्न्स करा दिया, मान लो n नंबर ऑफ टर्न्स है। और एक एक पॉइंट है, एक पॉइंट है जहाँ पर तुम्हें क्या निकालना है, मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालोगे? तो देखो एक जब बार मैग्नेट में हम लोग कहाँ से लेते हैं, कोई भी डिस्टेंस से सेंटर से उठाते हैं, आर की वैल्यू सेंटर से लेते हैं, याद रखना। तो ये पहले भी पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में, जब हम लोगों ने डेरिवेशन देख रहे थे फार्मूला का, तो वहाँ पे ये चीज़ देखा था एक्सियल पॉइंट के लिए। तो बीच से मैंने आर डिस्टेंस पे जाके एक पी पॉइंट कंसीडर किया, जबकि जो खुद एक सोलेनॉइड है उसकी लेंथ 12 है, हाफ लेंथ एल हो जाएगी। और तुम जानते हो कि देखो हर एक पॉइंट से इस पॉइंट के बीच, दो पॉइंट से दो पॉइंट के बीच, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो एक वैल्यू देगा। फिर आपने डिस्टेंस अलग से ले रहे हो तो फिर एक वैल्यू होगा। जैसे जैसे आर की वैल्यू चेंज करेगी वैसे वैसे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज करेगी। तो इसीलिए ऐसे सिचुएशन में तुम्हें याद होगा कि एक्स पे जाके एक डी एक्स स्ट्रिप काटते हैं और इंटीग्रेशन का काम होता है तोड़ के जोड़ देना। तो एक जनरल पॉइंट के लिए हम लोग निकालेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स, मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। तो देखो क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन टर्न्स एट द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड, मतलब एक एक्सिस पर सोलेनॉइड की कहानी। तो ये तो पहले से एक्सप्रेशन हम जानते हैं, पिछले चैप्टर में पढ़े थे कि एक्जियल का केस हो तो ये फार्मूला रट के रखना। मैंने बोला था वहाँ पर डी वी इक्वल टू म्यू नॉट डी एक्स एल, वहाँ पर डी एक्स नहीं था, वहाँ पर एक्चुअली में डी एक्स की लेंथ दिया हुआ था कितने लेंथ तक है, तो यहाँ पर एल डी एक्स है एक्चुअली में, क्योंकि हम छोटे से स्ट्रिप के लिए पहले निकाल रहे हैं। वहाँ पर क्या पढ़े थे, म्यू नॉट एल एल ए स्क्वायर बाई 2r माइनस एक्स के पावर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के पावर होल बाई 3, ये पहले से पढ़ रखे हैं अपन। तो ये एक पॉइंट के लिए होता है, पार्टिकुलर जनरल पॉइंट के लिए। तो डी एक्स यहाँ देखो, डी एक्स क्या है ना कि एक छोटा सा स्ट्रिप है, उसकी वजह से निकाल रहे एल लेंथ में, पूरा एल लेंथ है उसका छोटा सा टुकड़ा। तो अगर तुमको पूरा निकालना है, मतलब पूरे सोलेनॉइड का निकालना, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। और इस इंटीग्रेशन में देखो किसकी वैल्यू चेंज हो रही है, आई की वैल्यू। क्योंकि आई देखो अगर इस पॉइंट से अगर तुम कंसीडर कर रहे हो
तो इधर वाले करंट को अगर तुम माइनस आई माने और बाकी इस रेफरेंस पॉइंट से आगे वाले को प्लस आई मानोगे, तभी तो तुम सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि माइनस पीछे छोड़ दे, तुमने रेफरेंस पॉइंट बीच में बना लिया। तो इसको माइनस आई से आई तक ले जाओ। अब देखो जो कांस्टेंट है उसको बाहर फेंक दो। क्या चेंज हो रहा है? एक्स चेंज हो रहा है। यहाँ पे एक्स जैसे जैसे चेंज होगा, इंटीग्रेशन डीएक्स के रिस्पेक्ट में अगर करना है मुझे, तो मुझे एक्स पे ध्यान देना है, बाकी सब कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। देखो तो उस ऊपर वाले पॉइंट जो म्यू नॉट एल स्क्वायर बाई ए है उसको मैंने बाहर निकाल दिया, ताकि वो जो कांस्टेंट वैल्यू है वो बाहर हो जाए, और जो वेरिएबल है उसको, उस वेरिएबल वैल्यू में भी हम क्या कर रहे हैं कि आर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 को हम एक वैल्यू मान रहे हैं। क्यों मान रहे हैं उसको समझाता हूँ। मैंने तुमको बोला था कि क्या मेरा हाथ भी एक इन्फानाइट हो सकता है? अगर सोचो कि मैंने अपने हाथों पर एक पॉइंट लिख दिया, तो क्या मेरा हाथ भी एक इन्फानाइट पॉइंट हो सकता है? यस। तो अगर आर की वैल्यू बहुत ग्रेटर देन एक्स हो जाए, जो कि 99.9% केसेस में तुम्हें ऐसा दिखेगा तुम्हें, तो वो ऐसे केसेस में क्या होता है कि इसको हम बोल सकते हैं कि जब वैल्यू बहुत बड़ा होगा उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, तो कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो इसमें क्या किया कि इसलिए इसके वैल्यू को अप्रॉक्सीमेट हम लोगों ने क्या किया, आर की पावर क्यूब के इक्वल कर लिया। ये डेरिवेशन वालों, सीबीएसई वालों थोड़ा ध्यान देना, डेरिवेशन में कैसे करते हैं। ये हम लेते हैं यहाँ पर आर क्यूब। अब देखो डी एक्स बाई क्या कर दिया, आर क्यूब। अब आर क्यूब का जो पिक्चर है वो एक कांस्टेंट की तरह बिहेव कर रहा है, फेंक दिया बाहर, तो ये बाहर आ गया। और डी एक्स का इंटीग्रेशन कर दो, डी एक्स का इंटीग्रेशन माइनस आई से लेकर प्लस आई तक, और कुछ नहीं वैल्यू रख दो, तो आई प्लस माइनस माइनस आई, यानी ऐसे समझो, इसको माइनस कर लो। अगर तुमने माइनस माइनस आई किया, ऊपर वाले में से नीचे वाले वैल्यू जब रखते हैं तो सब्ट्रैक्ट होता है, तो माइनस माइनस प्लस 2i हो जाएगा। तो ये 2i हो गया। अब ये वैल्यू तो निकल के आ गया। अब जो चीज़ें समझा रहा हूँ यहाँ तक तो स्टैटिक चीज़ें थी, अब यहाँ पर समझने वाली चीज़ें हैं। अब जो समझा रहा हूँ उसको ध्यान से समझना, ध्यान नहीं लगाओगे तो वो सीधा गैप हो जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर 2-3 लाइन स्किप करने वाला हूँ, जो कि पहले चैप्टर में मैं कर रखा हूँ। सोचो एन और एल किसके इक्वल हो जाएगा, नंबर ऑफ रोटेशंस इनटू एल। तो आप मान लो कि ये रोटेशंस हो रही है, ऐसे 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 करके रोटेशन, एन रोटेशन है और एल लेंथ तक रोटेशन कर रहे हो, तो ये वैल्यू किसकी वैल्यू देगी? तुम्हें रोटेशन पता चल गया और एल पता चल गया, तो क्या ये वॉल्यूम नहीं दे रहा? एक सिलेंडर का वॉल्यूम ही तो है। देखो अगर तुमको रोटेशन पता चल गया यहाँ से यहाँ तक कितनी रोटेशन है, और तुम्हें ये पता चल गया एल की वैल्यू, तो अगर दोनों को मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये तो वॉल्यूम ही तो दे रहा है। क्लियर है बातें? तो देखो यहाँ पर जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, एन एल जो है ना वो पाई क्या होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो आर की वैल्यू तो ए माना है अपन ने, और एच क्या, हाइट, हाइट मतलब वो सिलेंडर का पूरा लेंथ, तो एल है। अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, तो आप क्या क्या कन्वर्ट कर सकते हो वो देखो। तो एक वैल्यू तुम्हें यहाँ पर रिप्लेसमेंट होता नज़र आएगा, एल ने एल को मार दिया तो क्या बचा, पाई ए स्क्वायर यानी एन। तो एक तो रिप्लेसमेंट तुम ऐसे कर सकते हो एक रोटेशन की वजह से। दूसरा क्या है कि ऊपर नीचे पाई से मल्टीप्लिकेशन कर दो, और ए स्क्वायर ऑलरेडी ऊपर में है, तो पाई ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक खुद में एक एरिया है और ये भी एक एरिया, तो इस एरिया को मैं ए नाम दे देता हूँ। क्या नाम दे देता हूँ, ए। क्लियर है बातें? तो इसका मतलब क्या समझ में आया कि अगर मैं ऊपर में, अगर देखो ऊपर में कितनी है, एक पाई इधर एक पाई इधर, तो मुझे 2 बार पाई से 2 बार क्या करना पड़ेगा, पाई पाई को ऐड करोगे तो 2 बार क्या करना पड़ेगा मुझे। याद है पिछले चैप्टर में कराया था कि बैलेंस करने के लिए क्या करते थे, एडजस्टमेंट करने के लिए। तो आप अगर पाई से दोनों ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तब भी काम हो जाएगा। क्लियर है बात है? या तो वॉल्यूम वाला तरीका अपना लो, या तो एरिया वाला। तो ऊपर नीचे पाई से जब मल्टीप्लिकेशन करोगे, इसको रीएडजस्टमेंट करोगे, तो मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ, तुम्हारा पूरा अगर यहाँ से देखना है तो पिछले चैप्टर का नोट्स उठाना यहाँ से और कंटिन्यू कर लेना। क्लियर है बातें? और ये वैल्यू निकल के आएगी b इज इक्वल टू
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m by r cube, where r is what, where m is what, NIA। अच्छा, यहाँ कभी कभी घबराना मत, कभी कभी n तुमको कैपिटल में दिखेगा, कभी कभी स्मॉल में दिखेगा। हालांकि कैपिटल n और स्मॉल n को डेजिग्नेशन पिछले चैप्टर में अलग अलग था, इस चैप्टर में तुम दोनों वैल्यू ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अलग अलग बुक में तुम्हें अलग अलग तरीके से दिखेंगे, तो ये मत कन्फ्यूज हो जाना कि सर यहाँ पर कैपिटल एन का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट एरिया, याद है वहाँ पर, तो ये मत कंफ्यूज हो जाना यहाँ पे। तो देखो, तो ये जो निकल के आया ये याद रखना, ये किसके लिए निकल के आया, ये कौन सा केसेस है, ध्यान से देखो ये कौन सा केस है, एक्जियल का केस है। और ये जो सारे बार मैग्नेट का फार्मूला निकल के आ रहा है वो किसके टर्म में आ रहा है, एम के टर्म में। एम इज व्हाट, एम को बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। एक नया टर्म डिफाइन होता है जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। इसको डाइपोल मोमेंट के नाम से भी जानते हैं। यानी कि मैग्नेट का डाइपोल मोमेंट अगर तुम्हें निकालना है तो सिर्फ NIA करो, वेयर n इज व्हाट, नंबर ऑफ टर्न्स, I इज व्हाट, इलेक्ट्रिक करंट, एंड A इज व्हाट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल। क्लियर है बातें। तो ये आ गया तुम्हारा 4 एक्जियल लूप के लिए, याद रखना ये एक्जियल लूप का फार्मूला निकल के आ गया। देखो बोर्ड वालों तुम डेरिवेशन याद रखो, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाला है ये तुम्हें सिर्फ फार्मूला याद होना चाहिए कि ये कैसे सिस्टम कैसे आया है, कौन सा फार्मूला है। तो यानी अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक एक्जियल का रोटेशन का केस होगा, याद करो, और एक पॉइंट पे जाके अगर हम तुम्हें क्या मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए बोलें तो क्या निकाल के दोगे, अगर एक सोलेनॉइड हो तो। इसके लिए जस्ट फार्मूला याद रखो, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2m अपॉन r क्यूब। ये तुम्हें रट के याद होना चाहिए कि अगर इस पॉइंट पे निकाला जाए, वेयर r इज व्हाट, लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट्स। शॉर्ट नोट में तुम ऐसे लिखोगे, तो ये सिर्फ याद रखना है, वेयर m इज व्हाट, नंबर ऑफ टर्न्स, NIA, A इज व्हाट, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये वाली जो एरिया है, ये वाली एरिया तुम्हें ध्यान रखना है। क्लियर है बातें, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखो आप। तो थोड़ा सा मैं डिफाइन कर देता हूँ इस पॉइंट को कि मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को या तो m से डिनोट करो या कैपिटल M से डिनोट करो, तुम्हें कुछ भी दिख सकता है। तो देखो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, NIA, वेयर n इज व्हाट, नंबर ऑफ टर्न्स इन द लूप, लूप बोले तो सोलेनॉइड वाली लूप, और I है तुम्हारा इलेक्ट्रिक करंट, और A क्या है, इसको तुम एरिया वेक्टर बोल सकते हो। देखो अगर तुम इसकी यूनिट निकालोगे, किसका, ये सब पूछ देता है बोर्ड में, इसका यूनिट निकालोगे तो इसका यूनिट क्या निकल के आएगा, A इंटू मीटर स्क्वायर, यानी एमीटर इंटू मीटर स्क्वायर। और अगर डायमेंशन की बात करो, या फिर 1A मीटर स्क्वायर जो होता है वो 1 जूल पर टेस्ला के बराबर होता है। ये भी वैल्यू याद रखना कि एक एरिया मीटर स्क्वायर 1 जूल पर टेस्ला के क्या होता है, इक्वल होता है। अगर इसकी डायमेंशन की बात करो तो डायमेंशन इसका हो जाएगा m0, डायमेंशन निकालने आता है ना, L1 T1 I1, ये डायमेंशन याद रखना। यहाँ लिख देता हूँ मैं, वेयर T इज व्हाट, टेस्ला, एंड J इज व्हाट, जूल। क्लियर है बातें, यहाँ तक कोई रॉकेट साइंस या कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। देखो नेक्स्ट हेडिंग समझिए, बोलता है द डाइपोल
in a uniform magnetic field or torque on a current loop in a uniform मैग्नेटिक फील्ड। देखो दोनों हेडिंग आ जाए, यानी कि डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड या टॉर्क ऑन ए करेंट लूप इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में तुम्हें अगर डाइपोल मोमेंट की वैल्यू चाहिए, कैसा बिहेव करेगा, या फिर अगर तुम्हें टॉर्क की वैल्यू चाहिए, तो देखो टॉर्क और नीडल जो होता है, कोई भी टॉर्क की जो फार्मूला होगी, इसमें टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, याद रखना, और ये क्रॉस प्रोडक्ट होगा m क्रॉस b का। तुम्हें क्रॉस प्रोडक्ट तो निकालने आता है ना। अगर तुम्हें m क्रॉस b है, इसका मतलब क्या हुआ, m की तरफ अपने हाथ को करो और जो तुम्हारा कर्ल है उसको b की तरफ रोटेट कराओ, और जिस तरफ थंब का डायरेक्शन जा रहा है वो डायरेक्शन किसका होगा, वो टी का डायरेक्शन होगा। याद है, तुमने ये वाला चीज़ें कर रखे हो। अगर इसको तुम और फॉर्म में तोड़ोगे, यानी मैग्नीट्यूड निकालोगे, तो एम बी साइन थीटा, ये तो तुम जानते ही हो। लिख देता हूँ, वेयर टी इज़ व्हाट, रीस्टोरिंग टॉर्क होता है, और थीटा कहाँ से कहाँ तक लोगे, एंगल बिटवीन, एक छोटे छोटे पॉइंट लिखा देता हूँ मैं, एम एंड बी के बीच का एंगल होगा। क्लियर है बातें। अगर इसी में हम एनर्जी की बात कर लें, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, तो कुछ नहीं करना। मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ टाउ थीटा डी थीटा। मतलब अब देखो, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड कैसे, एंगल चेंज होने पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू चेंज होगा, स्वाभाविक सी बात है। और टॉर्क ही क्या कहलाएगा, एक प्रकार की एनर्जी होगा, लेकिन एक पॉइंट पर नहीं, सारे पॉइंट को जोड़कर, जितने एंगल है सारे एंगल का एक पॉइंट पर आप क्या करो कि टॉर्क को जोड़ दो, तो वो क्या देगा, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू देगा। तो अभी तुम पढ़े हो, इसका वैल्यू ऊपर में क्या पढ़े, एम बी साइन थीटा, इंटीग्रेशन लगा दो, तो इसको जब सॉल्व, एम बी तो बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा, यानी साइन थीटा डी थीटा। बताओ साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, माइनस पहले रख दो। तो मुझे ये पता चला कि मैं किसी भी मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या होता है कि एम बी कॉस थीटा होता है। अब मैं जो बोलता हूँ उसको ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं इसे तुमको फिजिक्स टफ नहीं कराना चाहता, और जो बोलता हूँ वो वैसे सुनो। अगर तुमसे ये पूछे कोई कि टॉर्क की वैल्यू कब मैक्सिमम कब मिनिमम होता है, तो सिर्फ का सिर्फ साइन थीटा का प्रॉपर्टीज याद रखो। साइन कब मैक्सिमम देता है, कितने एंगल पे मैक्सिमम देता है, 90 डिग्री पर। 90 डिग्री पर साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो टॉर्क की जब सोचो कि जब एम और बी एक दूसरे के क्या रहेंगे, जब एम और बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेगा, तो टॉर्क मुझे मैक्सिमम मिलेगा। यानी कि ऐसे समझो कि अगर ये सोचो कि ये अगर बी का डायरेक्शन है और ये वाली अगर एम का डायरेक्शन है, तो इसकी टॉर्क का मतलब रोटेशन, ये जो टॉर्क रोटेट होगा वो सबसे ज़्यादा मिलेगा। और कितनी रफ्तार से वो कितने समय तक होगा, कितनी एनर्जी के साथ होगा, उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। और उस वैल्यू को क्या बोलते हैं, एम बी कॉस थीटा। अब कॉस थीटा सोचो कब मैक्सिमम होता है, कब मिनिमम होता है, कब जीरो होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बात। तो सेम चीज़ है, सिर्फ साइन का फंक्शन याद रखना दिमाग में कि कब साइन जीरो होता है, जीरो पे मिनिमम होता है। तो सोचो अगर एक दूसरे के क्या होगा, जीरो एंगल, यानी जिस डायरेक्शन में बी है, अगर उसी डायरेक्शन में अगर एम आ गया,
यानी मैग्नेटिक मोमेंट आ गया, तो दोनों में क्या होगा, टॉर्क की वैल्यू 0 हो जाएगी उस केस में, यानी कि सबसे कम वैल्यू देगा। क्लियर है बातें? टॉर्क की वैल्यू 0 हो जाएगी, बस ये दिमाग में सेट रखना। तो ये नहीं सर आपने तो इलस्ट्रेशन लिखा है नहीं, ये पॉइंट लिखा है नहीं, थोड़ा कॉमन सेंस भी चलाना होता है ऐसे पॉइंट पर। तो मैथमेटिक्स से खेल जाना है यहाँ पर, दिमाग लगाना हो, मैथमेटिक्स लगा लेना यहाँ पर। वैसे ही यहाँ देखो, अगर तुम इसकी मिनिमम मैक्सिमम की बात करोगे तो बताओ, अब यहीं पे लिख देता हूँ, जो बोल रहा हूँ ना वो सर्कुलर मोशन से रिलेटेड भी है तुम्हारा। व्हेन थीटा इज़ ज़ीरो, थीटा 0 होगा तो यू एम की वैल्यू देखो, इसकी वैल्यू तो कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, तो यू एम का वैल्यू हो जाएगा माइनस एम पी, माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब मिनिमम वैल्यू देगा, माइनस लगा हुआ है ना, तो ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगा। यानी कि आपको अगर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, कुछ मत कीजिए, माइनस एम बी कीजिए, वैल्यू निकल के आ जाएगी। और ये जो होता है जो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होता है वो मोस्ट स्टेबल पोजीशन पे आता है। ये कब आएगा, ये तुमको आएगा मोस्ट स्टेबल पोजीशन पे। याद है जब तुमको मैं इक्विलिब्रियम करा रहा था तो वहाँ पे कराया था तुमको कि मोस्ट स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कई टाइप्स के होते थे, एक न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, एक स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो जब ये केस आएगा वो एक मोस्ट स्टेबल इक्विलिब्रियम पर आएगा 0 डिग्री। अब खुद सोचो ना कि जिस जिस लाइन में तुम चल रहे हो उसी लाइन में तुमको दोनों चीज़ मिल रही है, दोनों चीज़ मिल रही है तो मोस्ट स्टेबल होगा तुमको, तुम्हारे लिए। दूसरी बात कि अगर व्हेन थीटा बिकम्स 180 डिग्री, तो क्या होगा, यू एम का वैल्यू हो जाएगा, कॉस 180 डिग्री का वैल्यू होता है -1, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि वैल्यू निकल के आएगी प्लस एम बी। अब प्लस एम बी आया, इसका मतलब ये क्या है, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है। और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी का कौन से केसेस में आएगा तुम्हारा, बोलो, जब मोस्ट अनस्टेबल केस होगा, अनस्टेबल पोजीशन। तो सुनो रे, मैं जो बोलना चाहता हूँ यहाँ पर, जब तुम्हें मोस्ट अनस्टेबल पोजीशन बोले मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए, तुम्हारे दिमाग में पहला तो एंगल पे ख्याल जाना चाहिए कि एंगल 180 डिग्री है। मोस्ट स्टेबल पोजीशन बोले तुम्हारा दिमाग क्लिक करना चाहिए कि 0 डिग्री का केस है वो। क्लियर है बातें? अब तू खुद सोच कि व्हेन थीटा बिकम्स 90, अगर थीटा की वैल्यू 90 है, थीटा की वैल्यू अगर 90 है तो क्या होगा, बोलो। अगर 90 डिग्री थीटा है तो कॉस 90 कितना होता है, लड्डू। तो यानी कि यू एम की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 0 निकल के आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब एंगल यानी कि एम और बी एक दूसरे के जब परपेंडिकुलर होते हैं, उस कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकलता है, जबकि टॉर्क मैक्सिमम होता है। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लियर बात है? तो ये सब असर्शन रीजन का सवाल भी है, याद रखना। अगर इसमें से सवाल स्टेटमेंट बैठा के रख देगा, समझ में आ रहा है, बोलो। क्लियर है यहाँ तक? इसमें सवाल भरे पड़े हैं इसमें, इस चैप्टर में। ओके, बोलो रे, क्लियर है? थोड़ा सा और यहाँ ध्यान से देखोगे तो यहाँ देखो, यहाँ ध्यान से देखो कि देखा देखा सा लग रहा है वेक्टर में। एम बी कॉस थीटा डॉट प्रोडक्ट होता था तो माइनस रहने दो, एम बी। अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो सेम बातें तो होगा, यानी ऐसे भी हो सकता है। तो देखो वेक्टर क्वांटिटी है, अगर एम दे बी दे, दोनों का माइनस चिपका के क्या करोगे, सिर्फ डॉट प्रोडक्ट दोनों का निकाल लो। और यहाँ देखो, ये तो ऑलरेडी तुम्हें मैं बता चुका हूँ कि ये क्रॉस प्रोडक्ट है, तो कोई रॉकेट साइंस नहीं होना चाहिए निकालने में, क्योंकि अगर वेक्टर का सवाल देगा तो वेक्टर के फॉर्मेट में देगा, आई जे के फॉर्मेट में देगा। तो घबरा मत जाना वहाँ पे कि ऐसा सवाल कैसे आ गया। क्लियर है बातें?
अब इससे बेसिक लेवल तो नहीं जा सकता मैं। अब और बताओ कि इससे बेसिक लेवल है तो तुम ही बता दो। याद करो। अब यहाँ देखो, यहाँ ध्यान दो। अब मैसेज करना बंद करो, नहीं तो चैट बंद कर दूंगा मैं। इक्विलिब्रियम पोजीशन जब आता है तो इक्विलिब्रियम पोजीशन होने के लिए याद करो कि आई और डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर टी, यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में ये वैल्यू कैसी होती थी, माइनस एम बी साइन थीटा, याद है। वेयर आई इज व्हाट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये कंडीशन अगर तुम्हें याद है तो यहाँ देखो, डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी स्क्वायर टी, आई को नीचे फेंक दो तो क्या बनेगा, एम बी बाई आई थीटा। अरे तुम लोग कुछ भी पढ़ते हो, यहाँ ध्यान से देखो। डी एक्स स्क्वायर बाई डी टी माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये पढ़े हो। वही तो एक्सप्रेशन यहाँ लिखा हुआ है। तो जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया में किसी डबल डिफरेंशिएशन वाले से इंटीग्रेशन करोगे तो वो वैल्यू किसकी देगी, माइनस ऑफ व्हाट, टॉर्क का वैल्यू देगा। तो देखो यहाँ कंपेरिजन करो, ये देखो, इसको मैं, इस वैल्यू को मैं क्या ओमेगा बोल सकता हूँ, बोलो, ओमेगा बोल सकता हूँ। हाँ भाई, ओमेगा स्क्वायर बोल सकता हूँ। तो देखो, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू तुम्हें पता चल गया कितना है, एम बी बाई आई। ये वैल्यू अगर तुम्हें पता है तो ओमेगा की वैल्यू बताओ। ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी एम बी बाई आई। क्लियर है। चलो तो टाइम पीरियड का फार्मूला बताओ फटाक से, क्या होता था। 2 पाई बाई ओमेगा लिखते थे, याद है, भूल गए। ओमेगा इज व्हाट, एंगुलर वेलोसिटी। तो बताओ क्या लिखूंगा मैं यहाँ, ओमेगा की वैल्यू रूट लगा दीजिए क्योंकि ये रूट के फॉर्मेट में है। तो देखो टाइम पीरियड का क्या फार्मूला निकल के आएगा, 2b अपॉन, और इसको जब पलटोगे तो नीचे है तो पलट दो तो ऊपर जाएगी वैल्यू, और ये वैल्यू हो जाएगा आई अपॉन एम बी। किसका फार्मूला निकल गया, ये टाइम पीरियड का फार्मूला निकल गया। अगर आप टाइम पीरियड निकाल चुके हो तो क्या फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो, जो 1/t के इक्वल होता था। फ्रीक्वेंसी बराबर यही तो फार्मूला। सोचो ना क्या क्या पूछ सकता है तुमसे, टाइम पीरियड पूछ ले, फ्रीक्वेंसी पूछ ले, एंगुलर वेलोसिटी पूछ ले, अरे कुछ भी पूछ ले, क्या तुम्हें टर्म निकालने आ गया है, बोलो। कर सकते हो सॉल्व तो कर लो। अब टी क्या लिखोगे, 1/t लिखना है तो 1/t के लिए क्या लिखोगे, 1/2 पाई, ऊपर क्या लिखोगे, एम बी अपॉन आई, ये रूट, ये लो, ये तुम्हारी किसकी वैल्यू आ गई, फ्रीक्वेंसी का। तो तुमसे फ्रीक्वेंसी पूछे, तुमसे टाइम पीरियड पूछे, तुमसे एंगुलर वेलोसिटी पूछे, सब निकाल सकते हो इसमें। क्लियर है बातें, कोई यहाँ तक प्रॉब्लम है तो बताओ, नहीं है तो देखिए ध्यान से। तो इसी अनुसार से अगर b का वैल्यू निकालोगे सबको रीएडजस्टमेंट करके तो क्या निकल के आएगी, 4 पाई r स्क्वायर आई बाई एम टी स्क्वायर। ये लो, b का फार्मूला तुम्हें आई और टाइम पीरियड के फॉर्मेट में तुम्हें बता दिया, लिख भी देता हूँ, वेयर t इज व्हाट, टाइम पीरियड, आई इज व्हाट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर है बातें।
ये बी का सॉल्यूशन अब कर लोगे? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? चलो एनसीईआरटी का इलस्ट्रेशन कर लेना यहीं पे। एनसीईआरटी के जस्ट इलस्ट्रेशन है, उस इलस्ट्रेशन को कर लेना है। कल के क्लास में तुम्हें मैं, आज 1 घंटे प्लस हो रहे हैं, आज क्लास यहीं बाइंडिंग अप करूँगा। नेक्स्ट क्लास है मेरा। कल के क्लास में तुम लोगों को होमवर्क है, एनसीईआरटी के 2 सवाल हैं, दोनों सवाल करके आइएगा इलस्ट्रेशन का। स्टार्टिंग के जो 2 इलस्ट्रेशन है वो दोनों तुमसे बनेगा, दोनों को पढ़ के नहीं समझ में आएगा पूछ लेना कल, लेकिन वो करके आना है। क्लियर है बातें? तो आज मैं थोड़ा सा रिकैप दे देता हूँ क्या क्या कराया। देखो पहले तो मैग्नेटिज्म एंड मैटर कराया, जो तुम्हें एक प्रॉपर्टी समझाया कि इसमें क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद आइडिया रिगार्डिंग मैग्नेटिज्म में हम लोग एक मैग्नेट की बात करेंगे, तो कैसा मैग्नेट कैसे बिहेव करता है, कब रिपेल करता है, कब अट्रैक्ट करता है, इसकी चर्चा कर लिया अपन ने। उसके बाद बार मैग्नेट जो हम दैनिक जीवन में यूज करते हैं, बार मैग्नेट किसको बोलते हैं उसके बारे में देखा। बार मैग्नेट में नॉर्थ साउथ की जो लेंथ होती है अप्रॉक्सीमेट 5/6 LG के इक्वल होता है। ये एनसीईआरटी में अक्सर नीट वालों थोड़ा ध्यान से देखना, इसे शॉर्ट नोट में होना चाहिए। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स लाइंस के बारे में पढ़ा कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स लाइंस क्या होता है। उसके बाद डिटेल से उसके बाद एक क्वेश्चन किया। क्वेश्चन करने के बाद सेकंड क्वेश्चन ये था कि क्रॉस क्यों नहीं करता मैग्नेटिक फील्ड्स लाइंस एक दूसरे को। अगर क्रॉस करेगा तो 2 लाइंस बनेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड्स लाइंस अगर एक दूसरे को क्रॉस करेगा तो 2 डायरेक्शन बनेंगे मैग्नेटिक फील्ड का, जो सही नहीं है। एक ही डायरेक्शन होता है, वो भी नेट डायरेक्शन होता है। उसके बाद अपन ने देखा कि अगर सोलेनॉइड एक बार मैग्नेट की तरफ बिहेव करने लगे तो कैसी प्रॉपर्टीज आती है। प्रॉपर्टीज एक्सियल पॉइंट पे कैसा, एक सोलेनॉइड अगर एक्सियल पॉइंट पे निकाले मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू तो उसकी वैल्यू कैसे निकल के आती है, इसका डेरिवेशन याद रखना। डेरिवेशन के लिए मैंने यहाँ पे 3-4 लाइनें स्किप किया, जो पहले भी पढ़ा चुका हूँ, रिपीटेडली कास्ट है इसलिए नहीं पढ़ाया। एन पाई को ऊपर नीचे बैलेंस कर कैसे करते हैं। उसके बाद एम की वैल्यू लिखा है NI है, जिसको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को एक वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर की तरह बिहेव कराएंगे, तो इसलिए यहाँ पर लिखा एरिया वेक्टर। उसके बाद इसका प्रॉपर्टीज समझाया। नेक्स्ट बात था कि हम लोगों ने देखा कि अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में डाइपोल की क्या कहानी होती है। डाइपोल का मतलब जानते ही हो कि 2 पॉइंट के बीच का एक सर्टेन डिस्टेंस होगा और वो क्या करेगा, डाइपोल के कारण रोटेशन आएगी जिसमें एक टॉर्क जनरेट होगा, और जब भी रोटेशन आएगी टॉर्क जनरेट होगा तो कब मिनिमम होगा कब मैक्सिमम होगा, ये मेरे से सवाल पूछना बनता है। तो मैंने इस चीज़ के भी जानकारी दे दी कि इसको कैसे हैंडल करना है। फिर मैंने तुम्हें मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी की बात कराया कि कोई भी चीज़ अगर रोटेट कर रही है और उसमें पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू अगर मुझे चाहिए होगा तो कैसे चाहिए होगा, मतलब कितने कब मैक्सिमम कब मिनिमम होगा कब जीरो होगा, इसकी चर्चा करा दिया। मोस्ट स्टेबल केस कब आएगा, अनस्टेबल केस कब आएगा, ये भी चर्चा करा दिया। तुम पहले से जानते हो जब तुम्हें मैं इक्विलिब्रियम पढ़ाया था, और ख़ास तौर पे जब तुम्हें ऑसिलेशन पढ़ाया था, तो ऑसिलेशन में इस सारी जानकारी दिया था। ये जनरल फार्मूला होता है इक्विलिब्रियम का, तो तुम्हें ये टॉर्क के बराबर करके तुमको ये भी बात समझा दिया कि हाँ अगर हमसे क्या क्या पूछा जा सकता है, जिसमें एंगुलर वेलोसिटी को रिलेट किया, फिर टाइम पीरियड निकाला, टाइम पीरियड से फ्रीक्वेंसी निकाला। सोच जो जो चीज़ वहाँ पर निकाला था, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, एंगल ऑफ रोटेशन, क्या क्या चीज़ जो भी निकाला था सब वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो दूसरी नंबर बात क्या है कि बी के फॉर्मेट में MI और M के फॉर्मेट में और टाइम पीरियड के फॉर्मेट में तुम्हें बी का वैल्यू निकालना सिखा दिया। तो ये फार्मूला तुम्हें याद रखना है, और क्वेश्चन कल के डेट में भी तुम्हारा चांसेस है कि अच्छे सवाल इलस्ट्रेशन लेंगे। और पहले हम लोग फॉरवर्ड ये करेंगे कि जो मैग्नेटिक और क्या क्या फार्मूला बनाया जा सकता है सोलेनॉइड में। अभी तो एक्सियल के लिए निकाला, आप सोचो कि परपेंडिकुलर के लिए निकालेंगे, फिर किसी एंगल पे होगा उसके लिए निकालेंगे, एक जनरल पॉइंट पे निकालेंगे, कब जो है किसी एंगल पे कितने कितने एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी, तो वो एक जनरल फॉर्मेट देखेंगे हम लोग
नेक्स्ट क्लासेस में ग्राफ देख लेंगे दोनों का। क्लियर है बातें? यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है? आगे बढ़, अगले क्लास के लिए फॉरवर्ड करें। चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू।